नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और साथ ही आपके सवाल भी हम लेंगे, एक्सपर्ट के जवाब भी होंगे। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिराज हुसैन साहब, जो कि फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और पाशा पटेल साहब जुड़ रहे हैं, फॉर्मर चेयरमैन CACP महाराष्ट्र के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की महत्वपूर्ण खबर यह है कि खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोतरी की गई है। आंकड़े जरा आप देख लें कि किस तरह की बढ़ोतरी हुई है। तो आप देखिए कि मूंग की MSP 10.4% बढ़ाई गई है, तुअर की MSP 400 रुपये बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल की गई है, उड़द की MSP में 350 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, ग्रेड A धान की MSP 143 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी है, सामान्य धान की MSP 143 रुपये बढ़ी है, मक्के की MSP में 128 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, मूंगफली की MSP 9% बढ़ी है और तिल की MSP में 10.3% की बढ़ोतरी हुई है। और इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल सिराज जी आपसे होगा कि ये जो MSP में बढ़ोतरी हुई है, जो आंकड़े हमने अभी बताए हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये आंकड़े, ये बढ़ोतरी ठीक है या आपको लगता है कि ताज़ा हालात को देखते हुए ये कुछ ज़्यादा या कम होने चाहिए थे? देखिए, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो MSP में बढ़ोतरी हुई है ये एक्सपेक्टेशन के अनुसार है, क्योंकि 2018-19 के बजट में ये अनाउंस किया गया था कि अब MSP पेड आउट कॉस्ट पे 50% जोड़ के गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। तो ज्यादातर फसलों की अगर आप MSP देखें तो वो 50% जोड़ के अनाउंस की गई है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि धान की MSP में जो 7% की बढ़ोतरी की गई है वो बहुत हैंडसम है और मेरी उम्मीद से थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ मक्का की जो MSP है उसमें बढ़ोतरी 6.5% की गई है, और जिससे कि ये जाहिर हो रहा है कि गवर्नमेंट ने ये रियलाइज कर लिया है कि जो मक्का का उत्पादन ये कहा जा रहा था कि इथेनॉल बनाने के लिए होगा, उस पे शायद गवर्नमेंट ने अपने कदम पीछे हटाए हैं। और अगर आप पिछले 10 साल का भी MSP देखें तो भी मक्का के MSP में 70% का इजाफा हुआ है और धान के MSP में भी करीब 67% का इजाफा हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉटन के MSP में अच्छी हैंडसम इंक्रीज गवर्नमेंट ने दिया है, क्योंकि कॉटन के फार्मर्स ने इस साल कुछ फसल अपनी रोक ली थी इस उम्मीद में कि वो बेहतर दामों पे बेच पाएंगे, लेकिन उनकी वो उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। इसलिए गवर्नमेंट ने करीब 9% इंक्रीज कॉटन के MSP में दी है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा कदम है। ठीक है, तो ये आपका आकलन है। हमारे साथ पाशा पटेल साहब भी हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं CACP महाराष्ट्र के। CACP जो कि MSP की सिफारिश करता है, ये वो बॉडी है, और उस महाराष्ट्र CACP के चेयरमैन रह चुके हैं पाशा पटेल जी। तो पाशा पटेल जी, आप जरा बताएं सर, आज की जो बढ़ोतरी हुई है MSP में, क्या आपके हिसाब से ये ठीक बढ़ोतरी है? पाशा जी, मतलब किसानों की लागत को देखते हुए और किसान ज्यादा खेती करे खरीफ फसलों की, उसको देखते हुए। देखिए, 2014 से पहले मैं देखा हूं कि एक क्विंटल के पीछे 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये इस तरीके से बढ़ोतरी होती थी। अब इस साल जब हम देख रहे हैं तो हमको एक बात समझ में आ रही है कि 800 रुपये मूंग में बढ़ोतरी है और 300 रुपये सोयाबीन में है। तो सोयाबीन और मूंग और सूर्यफूल, इस ऑयलसीड और पल्सेस, ये दोनों में जिस तरीके की बढ़ोतरी हो गई है, तो एक बात सच हो गई है कि हम भारत देश बोलकर दो चीजों में हम पीछे हैं। एक तो पल्सेस इंपोर्ट करना पड़ता है और दूसरा ऑयलसीड हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये दोनों क्षेत्र में किसानों ने खरीफ में ज्यादा सोइंग करना, इसलिए सरकार ने घोषणा कैसी की है कि MSP बढ़ाकर, यानी कि मेरा देश अगर ऑयलसीड में और पल्सेस में अगर स्वयंपूर्ण होना है तो ऑयलसीड और पल्सेस के किसानों को ज्यादा पैसे देना चाहिए, ये बात सही है। और इस वजह से सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं कि 800 से 300 इतनी बढ़ोतरी हुई है। और कपास के बारे में अगर हम देखेंगे तो कपास का भी बहुत ही अच्छा, यानी कपास में तो अगर हम देखेंगे ना तो 540 रुपये और 600
40 मीडियम स्टेपल का और लॉन्ग स्टेपल का दोनों कपास में अगर देखेंगे तो 540 और 640 रुपए बढ़ोतरी है। ये पूरा एमएसपी देखते हुए ये बात समझ में आ रही है कि किसानों की तरफ मोदी जी की सरकार तवज्जो दे रही है और किसानों में एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए इस तरीके की बढ़ोतरी हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं इस बढ़ोतरी में मैं खुद को खुश समझता हूं, क्यों तो इतना ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है कि इस तरीके की बढ़ोतरी हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है सर। पार्टी कब दे रहे हैं इतनी भारी बढ़ोतरी के बाद? चाह रहा हूं सर कि ये जो मैं दालों की बात कर रहा हूं कि जो दालों की एमएसपी बढ़ाई गई है, तुअर की एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द की एमएसपी 350 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग की एमएसपी सबसे ज्यादा 10.4%। क्या इससे दलहन, चूंकि दलहन बड़ा कंसर्न है हमारे लिए भी, और क्या दलहन की खेती को कोई बड़ा बूस्ट मिलता हुआ आपको दिख रहा है? क्या ये सवाल हमसे कर रहे हैं आप? जी आपसे सर, सिराज जी। जी ये बहुत अच्छा फैसला है। देखिए, दलहन में कुल मिला के गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में एक हैंडसम इंक्रीज दिया है, और तूर का एमएसपी 63% बढ़ा है, उड़द का 62% बढ़ा है, मूंग का 90% बढ़ा है। तो इस तरफ काफी ध्यान दिया गया है। सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशें भी काफी हद तक लागू हुई हैं, इसका प्रोक्योरमेंट भी बढ़ा है। होता क्या है लेकिन कि जो सबसे ज्यादा बड़ी क्रॉप है दलहन की वो है चना। पूरे दलहन का जितना प्रोडक्शन है उसका 60% चने का प्रोडक्शन है। चने का एमएसपी कई साल से नीचे चल रहा है, चने का मार्केट प्राइस एमएसपी के नीचे चल रहा है, और उस पर गवर्नमेंट ने तरह तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। उसकी फ्यूचर ट्रेडिंग पे बैन है, और वो बैन सारी कोशिशों के बावजूद हट नहीं रहा है। तो ये थोड़े से मिक्स सिग्नल्स हैं। ये पॉलिसी में जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो शायद मिसिंग है। अच्छा, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं सर, कई बार सरकार के सामने बड़े, आप तो चूंकि पॉलिसी में रहे हैं, सरकार के सामने बड़ी चुनौती ये होती है कि आपको महंगाई भी काबू में रखनी है और किसानों को भी अच्छा भाव देना है। और अभी चूंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं दालों के, तुअर उड़द के खास करके, तो क्या ये जो एमएसपी बढ़ाई गई है इससे आपको लगता है कुछ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट प्राइस पर आएगा तेजी के तौर पे? देखिए, अभी अगले 4-6 महीने तो कोई प्राइस उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल जो प्रोडक्शन के एस्टिमेट गवर्नमेंट ने दिए थे शायद एक्चुअल प्रोडक्शन उतना नहीं था, और उसी की वजह से ये तेजी दिखाई दे रही है। और इंपोर्टर्स इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी इंपोर्टर्स से कहा है कि भाई आप जितना ज्यादा इंपोर्ट कर सकें तो करें। अब बेसिक बात यह है कि अगर जो मॉनसून का बिहेवियर ठीक रहता है तो हो सकता है कि कुछ किसान जो धान की खेती करते थे, बारिश की कमी की उम्मीद की वजह से वो दलहन की खेती की तरफ जाएं, जो कि एक अच्छा कदम होगा। मगर दलहन में भी जिस तरह चने में ब्रेक थ्रू हुआ है साइंटिफिक का, आप देखिए इक्रीसैट के सीड के प्रोडक्शन के बाद से चने के प्रोडक्शन में बहुत इजाफा हुआ है। उसी तरीके का साइंटिफिक ब्रेक थ्रू अरहर में और मूंग में चाहिए, तब ये इसके प्रोडक्शन में हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक बात है। लेकिन पाशा जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर कि जो अभी एमएसपी बढ़ाई गई है ये तो ठीक है, लेकिन किसानों को और बेहतर भाव मिले, क्योंकि सारी फसलों की खरीद एमएसपी पर मुमकिन नहीं है, सरकार के लिए भी संभव नहीं है कि जितनी पैदावार हो उतनी सरकार खरीद ले। तो मार्केट प्राइस ठीक ठाक बना रहे ताकि फार्मर को नुकसान ना हो, उस दिशा में इस वक्त क्या कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से, या हो रहा है? देखिए, बात ऐसी है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आया, इसके ऊपर किसान भी सरकार से मांग कर सकता है, आंदोलन भी कर सकता है, अपनी मांग भी रख सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है ये मुझे पता चले बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि एमएसपी अच्छी डिक्लेयर अगर हो जाएंगे ना, तो उस नमूने से किसान अपना काम शुरू कर सकता है। देखिए, एमएसपी अब बहुत सारी चीज ऐसे है कि मिनिमम सपोर्ट मिल रहा है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिल रहा। तो एक बार मिनिमम ये डेंजर लाइन अगर ये एमएसपी अगर तय हो गई ना, तो उसके ऊपर हम कहां तक जाएंगे।
ये तय होता है। इसलिए पहला फेस क्या है, पहला फेस ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और आप ये बात सही है कि अगर गांव की अगर बात करेंगे तो प्रोडक्शन ये हमारी कॉस्ट तो बहुत बढ़ रही है। बात ऐसी है कि देखिए, दो चीज ध्यान में रखना चाहिए कि अब 270 रुपये हर दिन की मजदूरी लगाकर हमारे खेती के उपज के रेट तय हो रहे हैं। लेकिन गांव में अगर हम देखेंगे तो 500 रुपये के बगैर हमको लेबर नहीं मिल रहा। मगर 500 रुपये हर दिन की मजदूरी लेके लेबर नहीं आ रहा। लेकिन आजकल लेबर इस पे भी नहीं आ रहा, हाजिरी पे भी नहीं आ रहा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट की भाषा कर रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पे 1000 रुपये कमा सकता है। तो ये जो नुकसान है ना किसानों का, उससे किसान परेशान है। मेरे हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर सही किसान जो खर्चा कर रहे हैं ना, वो अगर लगा के अगर इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेंगे ना, तो इसमें और बहुत सारी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन अभी मोदी जी ने जो 3 कृषि कानून के बारे में जो नई कमेटी बनाई है, उसमें एमएसपी का जिक्र चल रहा है। उस कमेटी का मैं मेंबर हूं और हम इस सारी विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। शायद अगली साल मुझे लगता है इससे कुछ और हमको देखने मिलेगा, और ये वो देखने को मिलेगा जिससे किसानों को राहत मिलेगी। ऐसा मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार के कदम इस दिशा में बहुत अच्छे चल रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन सिराज जी, एक बात कई बार क्या होता है कि दाम इतने ऊपर नीचे होते हैं कि एमएसपी रिलीवेंट हो जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे आप ले लें कि सोयाबीन के दाम इतने बढ़े थे, घटने के बाद भी एमएसपी से काफ़ी ऊपर है सोयाबीन के दाम, वहीं मस्टर्ड के दाम एमएसपी से नीचे आ जाते हैं। तो अब इसको कैसे मैनेज किया जाए? क्योंकि अगर मान लीजिए सोयाबीन की एमएसपी 4300 से बढ़ाकर 4600 रुपये की गई है, तो इसका इम्पैक्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि मार्केट प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। सिराज जी, अच्छा लगता है उनसे हमारा संपर्क अभी टूट गया है। इसका जवाब आपके पास पाशा जी? जी, मैं कह रहा हूं तिलहन की बात हम कर रहे हैं, सोयाबीन की एमएसपी 300 रुपये बढ़ाई गई है जी। लेकिन दूसरी तरफ जो मस्टर्ड के फार्मर हैं उनको एमएसपी नहीं मिल पा रही है। नहीं सही है ना सर। लास्ट ईयर देखिए 7,500 रुपये मस्टर्ड के किसानों को मिले हैं, इस साल 5,000 रुपये मिल रहे हैं। बात ऐसी है कि हमारे कुछ ये है ना, डिसीजन है ना, ये इंपोर्ट ड्यूटी ऑयल सीड की नीचे ऊपर हो जाने की वजह से सारी चीजें होते हैं। तो इसमें अगर सरकार अगर किसानों को सही तो अगर ध्यान अगर देगी ना, जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने वाली चीज जो 70% हम इंपोर्ट करते हैं, फिर भी अगर हम एमएसपी के उतने अगर पैसे नहीं देते होंगे तो ये हमारा नीतियों का परिणाम है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मस्टर्ड के किसानों को इंसाफ अगर मिलना है तो मुझे लगता है कि ऑयल सीड के इंपोर्ट ड्यूटी, वेजिटेबल ऑयल में इंपोर्ट ड्यूटी का थोड़ा अगर इंक्रीज अगर हो जाएंगे ना, तो ये बाकी सारे किसानों को, ऑयल सीड में तो अच्छा जी, आप तो किसानों के नेता हैं, है ना, किसानों के बीच रहते हैं आप जी, और जी। कुछ इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि किसानों को अच्छा भाव मिले उसके लिए फ्यूचर ट्रेड भी जरूरी है। तो आप मस्टर्ड की बात कर रहे हैं, तो मस्टर्ड आपके हिसाब से क्या सरसों का वायदा कारोबार अभी शुरू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपकी राय क्या है इसके ऊपर? देखिए, वायदे बाजार चालू है या बंद है, हमारे रेट से कोई संबंध नहीं है। गवर्नमेंट की नीतियों से ये सारे संबंध है, ऐसा मुझे लगता है। नीति बनाना सरकार का काम है। और मैं दो चीज देखा हूं सर कि एक बार 2200 रुपये सोयाबीन का भाव था और उसी साल 11,000 रुपये सोयाबीन का भाव हुआ। अगर 2200 का भाव 11,000 रुपये होता है तब ये कहाँ गए थे ये लोग जो इन्होंने बताना था, चाहिए था किसानों आप बेचो मत यार, या फिर आप ऐसी बात बतानी थी कि 10,000 11,000 रुपये का रेट हो रहा है, 2200 से तुम क्यों बेच रहे हो, या फिर 10-11,000 होने वाले 2-3 महीने में, ऐसा भी किसने हमको बताया नहीं। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि रेट कभी अगर बढ़ रहे हैं तो वो अपर सर्किट लोअर सर्किट की भाषा करते हैं ये लोग। अपर सर्किट लोअर सर्किट लगा के रेट नहीं बढ़ना चाहिए ऐसा साजिश की जाती है। तो जब ये सारी चीजें मेरे जैसा कार्यकर्ता जब देखता है तो मुझे ऐसा क्यों लगेगा कि ये तुम्हारा पाशा जी, आप वायदा कारोबार के पक्ष में हैं या विरोध में हैं? एग्री में? मैं न इसके पक्ष में हूँ न मैं इसके विरोध में हूँ। एक पक्ष में तो आना पड़ेगा पाशा जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। सुनो, ये सर्किट लगा के अपर सर्किट लोअर सर्किट लगाते हैं ना, ये गलत है। अच्छा, ये गलत है। तो आप कैसा सर्किट चाहते हैं? मिडिल सर्किट?
नहीं, मेरी बात सुनो, ये क्यों करते हो तुम इंसान? अगर समझो लोगों को अगर 2 पैसे बाजार में मिल रहे हैं ना, तुम क्यों आड़े आते हैं, बीच में क्यों आते हैं यार? वो सर्किट सर इसलिए कि बहुत ज्यादा मतलब नुकसान ना हो जाए या फायदा ना हो जाए, इसीलिए। एक आध बार अगर 2 पैसे ज्यादा मिलते हैं तो तुम्हारे पेट में दुखने का क्या कारण है? नहीं, दुखने का कारण नहीं, लेकिन जाने पे दुखता है ना सर। अगर 6% की जगह मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सर्किट ना हो और दाम 12% गिर जाए तो लोग डूबते भी तो हैं इसमें, इसलिए सर्किट रखा गया है। नहीं, इसके मैं विरोध में हूँ। नेचुरल, अगर नेचुरल नहीं, प्रसाद जी, आप सर्किट के विरोध में हैं या फ्यूचर ट्रेड के विरोध में हैं? मेरी बात सुनो, ये फ्यूचर मार्केट वाले सर्किट नीचे ऊपर करते ना, उसके विरोध में हूँ मैं। तो आप कह रहे हैं कि जो अनावश्यक रूप से तेजी मंदी होती है, यस, अरे फिर तुम्हारा फायदा क्या है यार? बिल्कुल हमको नेचुरल जस्टिस दो कि इस साल बाजार में ये कम है, माल कम है, इतने रेट बढ़ने वाले। नेचुरल कभी तो मिलने दो यार लोगों को। कि हमेशा ये तोटे में रहना क्या, हर साल हमें इसमें रहना क्या, मजबूरी में रहना क्या? किसान ठीक बात है, तो खुशहाली आने दो उसके घर में। भाव मिल रहा तो मिलने दो, ठीक बात, मिलने दो ना। बरोबर, ठीक है। अब सिराज जी, आप जरा एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे तेलों के बारे में पूछ रहा हूँ। एडिबल ऑयल के दाम बहुत बढ़े थे लास्ट ईयर, अब बहुत कम हो गए हैं। तिलहन किसानों को बेहतर भाव मिले, हालांकि ये सवाल बार बार मैं पूछता हूँ आपसे, तिलहन किसानों को अच्छा भाव मिले और तेलों के दाम भी काबू में रहे, इसका कोई फार्मूला है क्या आपके पास? देखिए, इसमें इस साल किसानों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था और सरसों का एरिया बढ़ा था, और राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। लेकिन उसके बाद क्योंकि चीप ऑयल इंपोर्ट होता रहा तो सरसों के दाम एमएसपी से नीचे चले गए। इसमें हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि इंपोर्टेड जो कमोडिटीज हैं उनके इंपोर्ट ड्यूटी के माध्यम से गवर्नमेंट को एमएसपी प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके लिए ना होता यह है कि काफी जल्दी डिसीजन चाहिए। वो डिसीजन अगर हर बार कैबिनेट में जाएंगे तो फिर इतनी जल्दी फैसला नहीं हो सकता है। उसके लिए कोई एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हो जो कि ये फैसला कर ले, अगर ग्लोबल प्राइसेस गिर रहे हैं तो वो ड्यूटी बढ़ा दे। इस तरह की डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है उसमें। बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका, पाशा जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में एमएसपी की खबर पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के बाजार में आपको करना क्या है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं, बीरेन वकील हैं। बीरेन जी, पहला सवाल मेरा आपसे गोल्ड और सिल्वर पर होगा सर। सोने चांदी का मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है, 150 रुपये नीचे इस वक्त गोल्ड, और चांदी में भी आप देखिए कि इस वक्त बहुत ही रेंज का ट्रेड है, 29 रुपये ऊपर है। तो सोने चांदी में ट्रेडर को इस वक्त क्या करना चाहिए? सीमित दायरे का कारोबार है, क्योंकि फेड की मीटिंग पर सबकी निगाह रहेगी अगले बुधवार की, तो तब तक ये सीमित दायरे का कारोबार रहना चाहिए। हल्का सा बाइंग मैं सिल्वर में प्रेफर करूंगा 71,700 के आसपास। यहाँ हम स्टॉप लॉस रखेंगे 71,200 का, अपसाइड में टारगेट 72,500 का रख सकते हैं। और गोल्ड में इस भाव पे वो क्लियर ट्रेड अभी मिल नहीं रहा है मुझे शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर, इस पर आप नज़र बनाकर चलिए, बहुत ही रेंज का ट्रेड है। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है अमित का, पूछिए अमित जी। मैंने सिल्वर माइक्रो के 2 लॉट लिए हैं जून कॉन्ट्रैक्ट के, सेल किया है 71,700 से। 71,700 पे आपने सेल किया, ठीक है। भाविक जी, क्या करना चाहिए इनको? गुड इवनिंग। मुझे लग रहा है आपके शॉर्ट पोजीशन बने रखिए 72,400 के स्टॉप लॉस से, और नीचे अगर वापस से 71,000 आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि इस बार कोई एटलीस्ट ये वीक में कोई मेजर डेटा नहीं है तो मुझे ज़्यादा मूवमेंट नहीं लग रही है, रेंज बाउंड ट्रेड ही रहेगा। तो 72,500 के स्टॉप लॉस से बने रहिए और 71 पे निकल जाइएगा। ओके, नेक्स्ट कॉलर दिनेश हैं हमारे साथ, पूछिए दिनेश जी। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। मुझे बीरेन सर से पूछना है, मैंने 6200 रुपये पे धनिया लिया है जुलाई का, और 2550 रुपये पे जुलाई की कोको डली हुई है। 6200, 2550, ठीक है। बीरेन जी, क्या करना चाहिए इनको? कॉटन केक के पहला अगर मैं जवाब दूं तो कॉटन केक में प्राइसेस तो काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बट फिर भी फिजिकल डिमांड अभी भी थोड़ी कमजोर है।
तो मैं बाइंग साइड में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इनकी जो बाइंग है उसमें 2470 का स्टॉप लॉस कोकून के लिए रखना चाहिए। दुनिया में आज थोड़ी रिकवरी आई है और थोड़ा ऊपर में शायद 6500 तक यहाँ से 300-400 पे की बढ़त दे सकता है। नेक्स्ट कॉलर रजत हैं हमारे साथ, पूछिए रजत जी। रजत जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर जी, पूछें। जिंक परचेज करा हुआ सर जी, 212 पे 2 लॉट। 212 पे आपने 2 लॉट जिंक बाई किया है जी। तो सर आगे की क्या रणनीति करें? तो भाविक जी अभी क्या इनको वेट करना चाहिए? 212 पर इनकी बाइंग है जिंक में, आपका सुझाव क्या होगा? जी जरूर से, इनफैक्ट 212 का आप ट्रेल स्टॉप लॉस रख दीजिए और ऊपर अगर देखें तो ऊपर मुझे लग रहा है कि 216 से 17 तक का इंट्राडे आ सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हमने 1-2 हफ्ते के बाद 211 के ऊपर एक सस्टेन कर हुआ है, तो एक ब्रेकआउट जरूर से दिया है। तो 216 का टारगेट रखिए और आपका स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट रख दीजिए। अच्छा, स्टॉप लॉस आप करें कॉस्ट टू कॉस्ट रख दीजिए। नेक्स्ट कॉलर अनवर है हमारे साथ यूपी से, पूछिए अनवर। सर मैं ये तो जानना चाहता हूँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेंथा को रोका जाए, बेचा जाए या और खरीदा जाए जो पोजीशन पे चल रहा है। अच्छा वीरेंद्र जी, क्या व्यू है आपका मेंथा पर फंडामेंटल और टेक्निकल को देखते हुए? आज काफी कमजोर रहा मार्केट। ये आज गिरावट काफी ज्यादा है इसमें। 923 इसमें ब्रेक लंबे समय के बाद हुआ है, तो अब शायद ये 897 को टेस्ट किया है। नीचे वहाँ रुकता है या नहीं वो देखना पड़ेगा। अब किसी को अगर लॉन्ग जाना है तो पहले 939 के ऊपर लगातार 3 दिन क्लोजिंग होनी चाहिए। फिलहाल तो मार्केट कमजोर है अभी। ठीक है, तो ये इस पर आप नजर रखिए। अच्छा, क्रूड पर भाविक जी आपका ताज़ा आउटलुक क्या है? क्योंकि क्रूड का मार्केट भी ऊपर नीचे हो रहा है। गिरावट के बाद अब रिकवरी आई है कच्चे तेल में। ट्रेडिंग के लिए ये मार्केट अभी आपको कैसा दिख रहा है कच्चे तेल का? ट्रेडिंग में मुझे लग रहा है कि 58 से 6100 की जो रेंज आई थिंक बनी रहेगी। 2 दिन से तो यही रेंज दिख रही है। अभी फिलहाल 5980 के करीब आता है, तो आज के दिन आई थिंक अगर थोड़ा भी करेक्शन आता है 5950 के करीब तो एक बार बाय कर सकते हैं 6100 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5880 का। और अगर किसी को पोजिशनली रखना है लॉन्ग तो वो रख सकते हैं 6100 के टारगेट के लिए, बट 5800 का स्टॉप लॉस जरूर से मेंटेन कीजिए। मुझे लग रहा है कि अगर 5800 क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो वापस ये नीचे 55 से 5600 तक आ सकता है क्रूड। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर। नेक्स्ट कॉलर रजत है उत्तराखंड से, पूछिए रजत जी। सर मैंने क्रूड सेल करा है 5900 पे 5 लॉट। किस भाव पर सर? 5900। 5900 पे आपने 5 लॉट सेल किया है? ओके, तो वीरेंद्र जी क्या ठीक ट्रेड है, बने रहें या निकल जाएं? क्या सुझाव आपका? रेंज बाउंड मार्केट है। स्टॉप लॉस के हिसाब से 6130 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अगर सेल साइड में अभी है नीचे में 5900 यानी 5900 के आसपास 5880 के आसपास प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। वैसे 200-250 रुपया यानी 580 और ऊपर में 6130 इसी बीच रहना चाहिए, क्योंकि ये वीक में ज़्यादा कुछ डेटा है नहीं। जब डेटा जो है भी है वो अगला वीक डेटा वीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।